ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जिसको किडनैप करके 3 भाइयों ने मिलकर उसके साथ जबरदस्ती गंदा काम किया और इतना टॉर्चर किया जिससे वो मर जाए। लेकिन क्या फिर वहां से वो बचकर आ पाती है या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। और इस कहानी का पार्ट 1 हमने पहले ही चैनल में अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट पर मिल जाएगी। और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के डिमांड पर हम पार्ट 2 भी लेके आए हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम केटी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन उसका सपना एक मॉडल बनने का था। और जब ये बात केटी अपनी एक दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त उसे फोटोशूट करवाने का सलाह देती है, जिस पर केटी कहती है कि क्या तुम किसी अच्छे फोटोग्राफर को जानती हो? तो वो कहती है कि मैं जानती तो हूँ, लेकिन वो फोटोग्राफर एक सेशन के लगभग 2000 रुपए मांगते हैं। ये सुनकर केटी थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते। इसके बाद वो शाम को जब घर जा रही थी तो रेस्टोरेंट के नोटिस बोर्ड पर फ्री मॉडलिंग फोटोशूट का एक ऐड देखती है। तो केटी वहां से नंबर लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। इसके बाद घर जाकर जब वो उस मॉडलिंग कंपनी में फोन लगाती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें पहले हमें एक पिक्चर भेजना होगा। तो वो भेज देती है, जिसके बाद वो उसे कल 10 बजे आने के लिए कहते हैं। अब अगली सुबह केटी उस फोटोशूट वाली जगह पर पहुंचती है जहां पहले से ही फोटोशूट चल रहा था। और वहां जाकर केटी की मुलाकात 3 लड़कों से होती है जिनके नाम होते हैं ईवन, जॉर्जी और निक। अब यहाँ पर केटी फोटोशूट के लिए अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर आई थी, जिनमें से ईवन एक ड्रेस को सिलेक्ट करता है और उसे चेंज करके वही ड्रेस पहनने को कहता है। इसके बाद वो ड्रेस चेंज करके आती है और उसका फोटोशूट होता है। लेकिन बाद में ईवन उसकी कुछ फोटोज शूट के बाद रुक जाता है और केटी से थोड़ी और छोटी ड्रेस पहनने को कहता है। लेकिन केटी को ये सही नहीं लगता, इसलिए वो मना कर देती है। पर ईवन उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मॉडल बनने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है, और अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन केटी को ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लगता, इसलिए वो वहां से सॉरी कहकर चली जाती है। अब अगली सुबह जब केटी जॉगिंग से आती है तो कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। तो केटी दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां जॉर्जी होता है, जो उसे एक पेन ड्राइव देने आया था जिसमें केटी की फोटोज है। लेकिन केटी मना कर देती है और कहती है कि मुझे फोटोज नहीं चाहिए। पर जॉर्जी कहता है कि ये फोटोज बहुत अच्छे आए हैं और हमने तुम्हारी प्राइवेसी ध्यान में रखते हुए अपने ड्राइव से फोटोज डिलीट कर दिए हैं। जिसके बाद केटी पेन ड्राइव लेकर दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि असल में जॉर्जी ने झूठ बोला था कि उसके फोटोज डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि वो केटी की फोटोज देख रहा था और उसे मन ही मन केटी पसंद आ गई थी। वहीं हम केटी को देखते हैं जो रात में ब्रश करके अपने रूम में सो जाती है। लेकिन रात में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जॉर्जी उसकी फोटो ले रहा है। ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे बाहर निकलने को कहती है। लेकिन जॉर्जी उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो एक इलेक्ट्रिक गन से उस पर अटैक कर देती है, जिससे जॉर्जी नीचे गिरकर कांपने लगता है। तो केटी वहां से बाहर भागने लगती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही जॉर्जी आकर उसे पकड़कर फिर से घर के अंदर ले आता है और उसकी सर फ्लोर पर मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। उसके बाद उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता है और वायर लेकर उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन ये सब हलचल सुनकर केटी की पड़ोसी वहां आ जाता है और उसके आते ही जॉर्जी उस पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो दरवाजा लॉक करके केटी के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने लगता है। केटी जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और अपना हवस पूरा करके ही रुकता है। अब ये सब होने के बाद जॉर्जी को एहसास होने लगता है कि उससे जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती हो गई। इसीलिए वो कॉल करके अपने दोनों भाई ईवन और निक को बुलाता है। और जब वो वहां आते हैं तो ईवन सबसे पहले तो जॉर्जी पर बहुत गुस्सा होता है कि तूने ये किया कांड कर दिया है। लेकिन फिर ईवन प्लास्टिक के बैग लेकर दोनों को हाथ में पहनने के लिए कहता है और घर के सभी सामान पहले जैसा ही सेट करके सभी जगह से जॉर्जी के फिंगरप्रिंट्स भी मिटा देता है। और इसके बाद जॉर्जी ने जिस चाकू से केटी के पड़ोसी को मारा था, वो चाकू केटी के हाथ में देकर फिर से उस चाकू को उसके पड़ोसी की डेड बॉडी के पास में रख देता है, ताकि सबको ये लगे कि केटी ने ही अपने पड़ोसी को मारा है। इसके बाद वो केटी को जबरदस्ती ड्रग्स खिलाकर बेहोश करके तीनों उसे गाड़ी में डालकर कहीं लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जब केटी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि होश आने से पहले ही निक उसके साथ गंदा काम कर रहा है
और वो बहुत ही बुरी तरह से बंधी हुई हैं। पर तभी जॉर्जी वहां आ जाता है और निक को केटी से दूर कर देता है, जिसके बाद केटी प्यास के मारे पानी पानी कहने लगती है। लेकिन निक बेरहमों की तरह केटी के ऊपर पेशाब कर देता है। तभी जॉर्जी उसे फिर से रोकने लगता है, जिससे दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। और तभी वहां इवन आकर दोनों को रोक लेता है, जिसके बाद तीनों भाई केटी को वहीं रखकर चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जॉर्जी केटी को पहनाने के लिए एक ड्रेस और जूते लेकर आता है और केटी की हथकड़ी खोलकर वो ड्रेस उसे पहनाता है। लेकिन जब वो जूते पहनाने वाला होता है, तभी केटी एक बाल्टी से उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वहां के एक खिड़की से वो बाहर निकल जाती है और भागते भागते सड़क में आकर लोगों से मदद मांगने लगती है। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और साथ में एक डिटेक्टिव भी आ जाता है, जिसके बाद वो डिटेक्टिव केटी को अपने कार के अंदर बैठाकर उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो। तो वो बताती है कि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। फिर डिटेक्टिव उसे बताता है कि लेकिन तुम तो अभी बुल्गारिया में हो। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव केटी को अपने ऑफिस ले आता है और उससे पूछताछ करने लगता है। लेकिन केटी कहती है कि मुझे अमेरिकन एम्बेसी जाना है। तभी वहां पर एना नाम की एक औरत आती है, जो डिटेक्टिव से कहती है कि मैं केटी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम फिलहाल बाहर जाओ। फिर डिटेक्टिव के जाने के बाद एना उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं एक NGO चलाती हूँ जो ऐसे ही जरूरतमंद लड़कियों की मदद करता है। और वो कहती है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है मैं वो तकलीफ समझ सकती हूँ। जिसके बाद वो केटी को अपने हाथ पर बने हुए कुछ निशान दिखाती है और कहती है कि मैं भी ये सब झेल चुकी हूँ। इसके बाद केटी एना से कहती है कि किया तुम मुझे एम्बेसी ले जा सकती हो। जिस पर एना कहती है हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एम्बेसी लेकर जाऊंगी। फिर रास्ते में एना केटी से कहती है कि एम्बेसी जाने के बाद वो लोग तुम्हें तुरंत नहीं भेजेंगे, पहले पूछताछ करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे और इसमें बहुत समय लग सकता है। इसीलिए पहले तुम मेरे घर चलो और एम्बेसी मेरे घर के पास में ही है। वहां मैं तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े दूंगी और तुम नहा भी लेना। इसके बाद केटी एना का भरोसा करके उसके साथ उसके घर चली जाती है और यही केटी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि असल में एना इवान और जॉर्जी की सौतेली माँ होती है। इसके बाद एना केटी को घर के बेसमेंट में ले जाने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो देखती है कि ये तो वही जगह है जहाँ से मैं बचकर भागी थी। तभी उसके सामने इवान आ जाता है और उसे पकड़कर फिर से उसी जगह पर जंजीरों से बांध देता है। अब थोड़ी देर बाद वहां पर जॉर्जी और इवन के बेरहम बाप एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर आता है और दोनों को बाहर भेजकर वो केटी के शरीर में जगह जगह पर इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिससे वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वो बेरहम तब तक शॉक देता रहता है जब तक केटी अधमरी ना हो जाए, और जब इससे भी उसका जी नहीं भरता तो वो भी उसके साथ बुरा काम करने लग जाता है। वहीं पास के ही एक रूम में हम एना को देखते हैं, जो केटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रो रही होती है। अब ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही है, ये हम आगे जानेंगे। अब थोड़ी देर बाद केटी के पास इवन आता है और हम यहाँ देख पाते हैं कि केटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है और वो किसी भी समय अपना दम तोड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी इवन उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं और कैटी के पास आकर उसके सभी कपड़े फाड़कर उसको एक बड़े से बॉक्स में डालने लगते हैं और वो रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है। लेकिन ये लोग इसकी एक भी नहीं सुनते और उसे बॉक्स से मत उसी गड्ढे में जिंदा दफना देते हैं और ऊपर से मिट्टी डालकर इस जगह को पहले की तरह नॉर्मल बना देते हैं। लेकिन केटी को इन लोगों ने जिस जगह दफनाया था, उन्हें पता नहीं था कि वहां नीचे एक पुराना सीवर लाइन भी था और बॉक्स में वजन होने की वजह से वहां की मिट्टी खिसक कर बॉक्स नीचे गिरकर टूट जाती है, जिससे केटी की जान बच जाती है। इसके बाद हम इवन और निक को देखते हैं, जहां पर निक इवन से रात में पार्टी करने के लिए कहता है, लेकिन इवन उसे मना कर देता है, जिससे निक पार्टी में अकेले ही जाने का डिसाइड करता है। वहीं हम केटी को देखते हैं, जहां पर केटी की हालत बहुत ही बुरी हो रही होती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद केटी को वहां पर एक कपड़ा मिलता है, जिससे वो अपना शरीर ढक लेती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे आगे जाते हुए वहां पर एक दरवाजा मिलता है, जो कि सीधा चर्च में जाकर खुलता है। तभी हम चर्च के फादर को देखते हैं, जिन्हें अचानक से कुछ आवाज आती है और जब वो जाकर वहां देखते हैं तो केटी खाने पीने का सामान चुरा रही होती है, जिसके बाद फादर उसे चोरी करने के लिए मना करते हैं
और उसे खाने पीने के कुछ सामान और कपड़ों के साथ साथ एक बाइबल भी देते हैं। इसके बाद केटी वहां से सामान लेकर चली जाती है और फादर समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद केटी सीवर लाइंस को चेक करती है और देखती है कि कहां कहां पर बाहर आने जाने के रास्ते हैं। इसके बाद केटी फिर से चर्च में आती है, जहां फादर आकर उससे बातें करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन केटी उन्हें मना करके वहां से चली जाती है। तभी फादर देखते हैं कि उन्होंने केटी को जो बाइबल दिया था उसमें केटी ने वो चैप्टर पढ़ा है जिसमें बुरे लोगों को गुनाह की सजा देने के बारे में लिखा गया था। इसका मतलब केटी ने अब ठान लिया है कि अब वो अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला चुन चुन के लेगी। अब आगे हम देखते हैं कि केटी उन लोगों के घर में घुसकर वहां से कुछ पैसे चुराती है और उन लोगों का पीछा करके पता लगाती है कि कौन किस समय पर कहां कहां रहता है। जिसके बाद अगली सुबह केटी खुद को दिखाकर जॉर्जी को अपने पीछे आने पर मजबूर करती है और उसे उसी सीवर लाइन में ले आकर उस पर हमला करके उसके गले में एक फंदा लगा देती है और उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद जॉर्जी को हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बंधा हुआ है और केटी वहां आकर जिस तरह से जॉर्जी ने उसे टॉर्चर किया था उस तरह वो भी एक चाकू से उसके शरीर की जगह जगह पर घाव बनाती है। जिसके बाद उन घाव पर ग्रीज लगाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से तड़पाती है। इसके बाद केटी निक के पीछे जाती है, जहां निक एक बार में शराब पी रहा होता है, पर उसके ड्रिंक में केटी ने पहले से ही कुछ मिला दिया था जो उसे पता नहीं था और वो शराब पीते ही उसे अजीब लगने लगता है और उसे उल्टियां आने लगती हैं। इसलिए वो उठकर वहां से बाथरूम में जाता है और अंदर आते ही केटी वहां आकर दरवाजा बंद कर देती है और उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देती है और जिस तरह से उसने केटी के ऊपर पेशाब किया था वो भी उसकी गर्दन पकड़कर टॉयलेट के अंदर डाल देती है, जो बहुत ही ज्यादा गंदा था, और उसका सर वहां पर जोर से डुबोकर रखती है, जिससे निक की वहीं पर बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद केटी दोबारा से जॉर्जी के पास जाती है और एक रॉड लेकर उसके घाव पर टॉर्चर करने लगती है और उसके मुंह में एक कपड़ा डालकर वहां से चली आती है। अब अगले सीन में हम जॉर्जी के फादर को देखते हैं, जो इतना बड़ा कांड करके चर्च में प्रेयर कर रहा था। तभी उसकी नजर केटी पर जाती है, जिससे वो बुरी तरह से घबरा जाता है और एना से कहता है कि मैंने अभी उस लड़की को देखा है। ये कहकर वो केटी का पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए वही सीवर लाइन के एक पॉइंट पर जाते ही केटी पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि केटी ने उसे एक बेड पर बुरी तरह से बांध रखा है। इसके बाद केटी एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर इसके मेन पार्ट पर लगाकर उसे शॉक देने लगती है, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगता है और उसी की तरह उसके शरीर में भी जगह जगह पर शॉक देकर टॉर्चर करने लगती है। इसके बाद केटी वहां पर रखी एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन से 2 वायर लेकर उसमें से एक वायर उस बेड पर लगाती है और दूसरा उसके मुंह में डाल देती है। जिसके बाद जब वो मशीन ऑन करती है तो उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे उसके मुंह और शरीर से धुआं निकलने लगता है और इस तरह तकलीफ से गुजरते हुए इस कहानी के सबसे बड़े पापी की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम एना को देखते हैं कि जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है और तभी उसे नीचे बेसमेंट से म्यूजिक की आवाज आती है। जिसके बाद जब एना चेक करने जाती है तो पीछे से केटी आकर उसे धक्का मारकर नीचे सीवर लाइन में गिरा देती है और फिर उसे एक बॉक्स में डालकर हाथ बांध देती है। इसके बाद जब एना की होश आती है तो वो खुद को बंधा हुआ और सामने अपने बेटे जॉर्जी को जख्मी हालत में देखती है, जो देखकर एना जोर जोर से रोने लगती है। तभी केटी उस बॉक्स का कवर लेकर आती है और एना के सर पर बार बार मार के उसे बेहोश कर देती है। वहीं जब इवन घर आता है तो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। जिसके बाद वो बेसमेंट में जाता है और उसी गड्ढे से सीवर लाइन में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो जॉर्जी को बहुत ही बुरी हालत में देखता है। तभी पीछे से केटी आकर उसके सर पर मार के उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम चर्च के फादर और डिटेक्टिव को देखते हैं, जहां पर फादर उसे केटी के बारे में बता रहे थे। जिसके बाद डिटेक्टिव फादर से कहता है कि मैं केटी को जानता हूँ, क्योंकि वो पहले भी मेरे पास मदद के लिए आई थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, पर अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद फादर डिटेक्टिव को उसी दरवाजे तक लेकर आते हैं जहाँ से केटी बचकर पहली बार चर्च में आई थी। फिर डिटेक्टिव केटी को ढूंढते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वहीं हम इवन को देखते हैं, जिसको केटी ने बांध रखा होता है।
तभी उसके पास में पड़े बॉक्स के अंदर से एना की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसे चुप रहने को कहता है, जिस पर केटी कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो इवन कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है, क्योंकि मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे बाप ने तुम्हारी तरह ही उस औरत को किडनैप किया और कई बार उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद जॉर्जी पैदा हुआ और तभी से वो हमारे साथ ही रहने लगी। इसके बाद केटी बॉक्स के पास जाकर एना को खोलती है और उसे कहती है, सबसे बड़े पापी तो तुम हो, तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और न जाने तुमने कितनी लड़कियों को इन दरिंदों का शिकार बनने दिया। इसलिए अब देखो अपने बेटे जॉर्जी की बदतरीन हालत। जिसके बाद उसी के सामने ही जॉर्जी दर्द से जूझता हुआ आखिरकार अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद वो एना की बॉक्स एकदम से लॉक कर देती है। इसके बाद केटी फिर से इवन के पास आती है और उसके अखरोट को एक शिकंजे में फंसाकर उसे टाइट करने लगती है, जिससे इवन दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन केटी उसकी एक भी नहीं सुनती और तब तक उस शिकंजे को टाइट करती रहती है जब तक उसके अखरोट बुरी तरह से फट नहीं जाते। तभी डिटेक्टिव वहां आ जाता है और केटी को ये सब करने से मना करता है, पर तभी अचानक इवन उठ जाता है और पीछे से केटी का गला दबाने लगता है। ये देखकर डिटेक्टिव इवन के सर में गोली मार देता है और उसका काम तमाम हो जाता है और आखिर इवन के मरने के बाद केटी की इंतकाम पूरी हो जाती है। इसके बाद केटी वहां से जाने लगती है तो डिटेक्टिव उसे सॉरी कहता है, क्योंकि शुरुआत में उसने मदद नहीं कर पाया था। अब कहानी के आखिर में हम केटी को अमेरिकन एम्बेसी जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको केटी की कहानी बहुत पसंद आई होगी। और वैसे आपको क्या लगता है, क्या केटी ने इनको मार के अपना बदला लेकर सही किया या गलत? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सबका बेहद शुक्रिया।